हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लैरिटी विद सोहन सर में। और आज मैं 10th क्लास की मैथ का 1.2 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा। और पहले मैं आपको 1.2 का जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है वो आप बुक में से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट डाटा टाइप में लिख दिया है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक सोनिया है और एक रवि है और एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है और ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल का पॉइंट है, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ठीक है। इस ओ पॉइंट से सोनिया और सर्कल दोनों चलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, चलते हैं। और यहाँ से ये जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, इसकी जो परिधि है, उस पर इस तरीके से राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब जो सोनिया लड़की है वो 18 मिनट में इसका एक चक्कर पूरा कर लेती है और रवि यहाँ पे 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। यानी दोनों इस सर्कल के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उनका टाइम अलग अलग है। अब दोस्तों, अगर टाइम अलग अलग है तो इसका मतलब उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी, क्योंकि अगर उन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है, दूरी तो एक ही है, एक ही सर्कल के चारों ओर एक ही सर्कल के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और एक ही समय पर स्टार्ट होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइम में। यानी एक 18 मिनट में चक्कर पूरा करती है, एक 12 मिनट में चक्कर पूरा करती है। तो दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो इस वजह से है क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। अब मैं सोनिया की बात करता हूँ, मान लीजिए तो सोनिया इस पॉइंट पे चलना शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ सोनिया ओ बिंदु से होकर गुजरेगी, ओ बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये 0 सेकेंड पर यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, फिर 18 मिनट में अपना इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो जैसे ही 18 मिनट होगी तो वो इस पॉइंट पर आ जाएगी वापस से, क्योंकि हर 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो 18 मिनट में ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर 36 मिनट में, फिर 54 मिनट में, फिर 72 मिनट में, यानी 18 मिनट के हर इंटरवल में ये यहाँ से होकर गुजरेगी। तो सोनिया ओ बिंदु से होकर कितने में गुजरेगी, 18 मिनट बाद में गुजरेगी, फिर 36 मिनट बाद में गुजरेगी, फिर 54 मिनट बाद में गुजरेगी, फिर 72 मिनट बाद में गुजरेगी, ठीक है। इतने मिनट के बाद में ये यहाँ से गुजरेगी। अब मैं दूसरे व्यक्ति की बात करता हूँ, जो कि कौन है, रवि है, ठीक है। और रवि यहाँ पे हर 12 मिनट में गुजर रहा है, ठीक है। तो रवि ओ बिंदु से होकर गुजरेगा, रवि ओ बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो रवि ओ बिंदु से कितने टाइम पर होकर गुजरेगा, हर 12 मिनट में अपना चक्कर पूरा करता है। तो जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तब तो 0 समय हो चुका होगा, और जब ये वापस इस पॉइंट पर आएगा तो कितनी मिनट हो जाएगी, 12 मिनट हो जाएगी। तो 12 मिनट बाद में गुजरेगा, फिर अगली 12 मिनट बाद यानी 24 मिनट बाद गुजरेगा, फिर अगली 12 मिनट यानी 36 मिनट बाद में गुजरेगा, क्योंकि हर 12 मिनट के बाद में ये इस इंटरवल से गुजरेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा समय है जिस टाइम पर दोनों एक साथ ही इस ओ बिंदु से होकर गुजरेंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो वो 36 मिनट का जो टाइम पीरियड होगा वो सबसे छोटा टाइम पीरियड होगा जिसके बाद में या जिस समय पर ये दोनों इस ओ पॉइंट पर मिलेंगे। तो क्या वो एक ही पॉइंट था 36 मिनट जिसके बाद में दोनों मिलेंगे, आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगे? बिल्कुल, आगे हर बार मिलेंगे, ये 36 के हर मल्टीपल में मिलेंगे, 36 पे मिलेंगे, 72 पे मिलेंगे, ठीक है। और आगे भी उसी तरीके से मिलते जाएंगे। लेकिन सबसे छोटा टाइम पीरियड जिस पर वो दोनों मिलेंगे वो क्या होगा, 36 होगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। और ध्यान रखिएगा, 36 यहाँ पे क्या है, 36 यहाँ पे दोनों का क्या है, एलसीएम है, ठीक है। दोनों का एलसीएम है, क्योंकि 18 के मैंने फैक्टर कर लिए, ये भी 18 के फैक्टर है, ये भी 12 के फैक्टर है, और दोनों के फैक्टर में जो सबसे क्या हो, छोटा हो और कॉमन हो तो वो एलसीएम होगा। तो 36 ही क्या होगा, एलसीएम होगा इनका, और 36 ही क्या होगा, सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो देखिए इसमें से और इस वाले पार्ट में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन लेने पर कितना बचेगा? यहाँ पे 7 गुणा 11 बच जाएगा यहाँ तो, और यहाँ 1 बच जाएगा, तो 13 और ये 77 और 1 78 बच जाएगा, ये यानी ये 13 गुणा 78 निकल करके आएगा। और इसमें भी जब मैं 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे तो क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। तो 5 और इनको गुणा करेंगे जब हम, तो 7 6 42 हो जाएगा ये, और इनको 4 3 12, 5 का भाग देंगे इनको, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और यहाँ पे 1 होगा 42 और 24, 48 4 96 100, ठीक है, 1008 होगा और 1009 होगा यहाँ पे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5, तो जब हम यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन लेंगे डाटा, तो यहाँ 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 चौका 24 और यहाँ पे 42, तो 42 14 48 4 48 96 और 4 100, तो 1008 तो ये हुआ, प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 गुणा 1009, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या होती है जिसमें एक और शून्य के अलावा कोई भी एक दूसरी संख्या और हो जिसका भाग जाए। तो इसमें देखिए 5 का भाग जाएगा क्योंकि 5 गुणा में है, जब आप 5 का भाग देंगे तो 5 कट जाएगा। इसमें भी जब आप 13 का भाग देंगे तो 13 से क्या होगा? कट जाएगा। तो चूंकि दोनों संख्याएं 13 की क्या है? भाजक है, यानी इनमें 13 का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में, इसलिए ये संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल अगर हम करते हैं 5वां सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6n क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए कोई भी संख्या है अगर उसके अंदर एक भी 0 आ रहा है तो वो 0 किसकी वजह से आ रहा है? 2 और 5 के मल्टीपल की वजह से आ रहा है। जैसे अगर मैं 10 लिख रहा हूँ तो 10 के अंदर 2 और 5 मौजूद है, तो 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? 0 होगी। जैसे अगर आप लिखते हो क्या 20, तो इसके अंदर भी देखेंगे 5 गुणा 4 लिखेंगे, तो इस 4 के अंदर भी क्या है? 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये लिख सकते हैं इसको। तो इसमें 2 और 5 के कितने पेयर है? 2 और 5 का एक ही पेयर है, तो 2 और 5 के जितने पेयर होंगे ना उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? जीरोज होंगे। जैसे अगर आप लिख रहे हो 100, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 25 गुना 4, तो इसमें 5 गुना 5 लिखेंगे इसको, और इसको 2 गुना 2 लिखेंगे, तो 5 और 2 के कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए, तो इसलिए इसमें कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतने ही क्या होंगे? 0 होंगे। अब आप मुझे बताइए कि 6 की पावर n है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 गुना 3 लिख सकते हो, तो इसमें 2 के या 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 पर क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन है 4n है, एग्जाम्पल है इसी का, मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में भी यही कहा गया है कि क्या बताइए कि क्या 4 की पावर n में n कोई ऐसी प्राकृत संख्या मौजूद है जिसके लिए 0 पर समाप्त हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि 4 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर 2 गुणा n लिख सकते हो, और यहाँ पे इसमें 2 तो मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है। तो जब 2 और 5 का पेयर होता है तभी तो 0 आता है, लेकिन इसका भी कभी भी 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 5 मौजूद नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। तो पहला एग्जाम्पल है इसका 12, 15 और 12, 15 और 21, ठीक है।
जो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, अब इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी विधि से अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर HCF और LCM ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 6 बार जाएगा, 2 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे अपन, 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखूँगा किसके, 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखूँगा। ठीक है, 21 या 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखूँगा, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 5 और 5 की पावर 1, यानी 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा क्या होगा, 5 होगा। पर ऐसे ही अगर मैं 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखूँगा तो यहाँ होंगे 3 गुणा 7, तो यहाँ पे 3 और क्या होंगे 7 होंगे। अब पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि HCF क्या होता है, तो जिन भी नंबर्स का हमें HCF ज्ञात करना होता है उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और वो गुणनखंड जो सबके अंदर क्या हो, कॉमन हो, और साथ में क्या हो, सबसे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि HCF जो होता है उसकी आप फुल फॉर्म जानते हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर या वो गुणनखंड जो सभी संख्याओं में तो क्या हो, कॉमन हो, और साथ में क्या हो, सबसे बड़ा हो। क्योंकि HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, और हाईएस्ट मतलब उच्चतम। तो जो सब में तो क्या हो, कॉमन हो, और साथ में सबसे बड़ा हो, वो HCF होगा। तो इसमें जो सब में कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो देखिए LCM के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि पहले तो आप उस संख्या को पकड़िए जो सबके अंदर क्या हो, कॉमन हो, और उसकी सबसे छोटी घात आपको लेनी है। ठीक है, उसकी सबसे छोटी घात आपको कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे जो सब में कॉमन है वो 3 है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो मैं 3 को तो एक ही बार लिखूँगा। लेकिन इसके अलावा जो भी संख्याएँ हैं उन्हें मैं क्या लिख दूँगा, उन्हें मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। यानी अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो जो संख्या कॉमन है उसकी सबसे मैक्सिमम पावर, उसकी सबसे मिनिमम पावर को आपको लेना है। तो यहाँ पे तो 3 की केवल एक ही पावर है, तो 3 मैंने एक बार लिख दिया, और जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं फिर उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ 4 है और ये 5 है, तो ये 20 हो गया। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 20 गुणा 21 होगा 420। तो इसका जो LCM होगा वो कितना होगा, 420 होगा। इसका LCM होगा वो क्या होगा, 420 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका LCM होगा 420, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसी का जो नेक्स्ट सवाल है, और सारे सवाल इजी है, आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया मेथड, और इन्हीं मेथड की सहायता से आप किसी भी सवाल के LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन है इसके अंदर, चौथा क्वेश्चन है जो मैं और बता देता हूँ। तो देखिए 2 संख्याएं दे रखी है, 306 और 657। ठीक है, इनके मुझे HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए HCF अगर मुझे ज्ञात करना है तो मुझे इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 15, और यहाँ पे 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 5 या 15, 1 हो जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 17 34 17 51 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 17 होगा। तो 306 को जब हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, यानी यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये 17 हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे 657 का मुझे क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो इसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग तो जाएगा नहीं। तो 3 का भाग, 3 दूनी 6, 19 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 7 21 33 बार जाएगा, और ये यहीं तक रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 657 है उसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 की पावर 2 गुणा 73। अब जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, वो जो सबके अंदर कॉमन हो और साथ में उसकी सबसे
बड़ी पावर ली जाएगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो 3 की पावर 2 ही लेंगे और इसका HCF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं के लिए कंसेप्ट लागू होता है कि दो संख्याएं मान लीजिए A और B हैं, तो उनका जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होगा, LCM गुणा HCF के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो संख्याएं कितनी है, एक संख्या 306 है और एक संख्या जो है वो कितनी है, 657 है। तो इनका LCM हमें निकालना है और HCF कितना है, 9 है। तो जब हम इस 306 गुणा 657 में भाग देंगे 9 का, तो हमें क्या मिलेगा, LCM मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, √2, √5, √3 ये परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको कैसे प्रूफ करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।